तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 13 अप्रैल शिफ्ट 2 का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, कंप्यूटर और मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रश्नों को। आज हमें ये प्रश्न भेजे हैं पंकज कुमार जी ने, जो सीहोर के निवासी हैं, और बहुत सारे प्रश्नों को उन्होंने भेजा है, जीके के, साइंस के और आपके मैनेजमेंट के, कंप्यूटर के, हिंदी के बहुत सारे प्रश्नों को भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद है पंकज कुमार जी का, जिन्होंने ये प्रश्न भेजे हैं। पंकज कुमार जी के इन प्रश्नों को राहुल मिश्रा जी ने वेरीफाई किया है, यानी कि ये बिल्कुल सही और सटीक प्रश्न है। और बहुत सारे प्रश्न हमको मिले हैं और बहुत जल्दी उन्होंने ये प्रश्न भेज दिए एग्जाम सेंटर से निकलते ही। आपको अपने प्रश्न किस नंबर पे भेजने हैं, वो नंबर आपको वीडियो के अंत में देखने को मिल जाएगा। आप भी अपने प्रश्नों को भेज दीजिएगा। आज क्या हुआ, जल्दी अगर प्रश्न आ गए हैं तो जल्दी आपकी वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद में हम करंट अफेयर की एक वीडियो तैयार करके आज ही रात को 9 बजे आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी मदद की है यहाँ पर पंकज कुमार जी ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सारे प्रश्न वेरीफाइड हैं। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आज की शिफ्ट का कट ऑफ कितना जाने वाला है और किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आज पूछे गए थे। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यशोधरा राजे सिंधिया जी के पास में कौन सा मंत्रालय है? तो सही आंसर है खेल मंत्रालय इनके पास में है। हमने आपसे पहले भी कहा था, ये ऐसा ही कुछ प्रश्न एक बार और आया था परसों या नरसों के एग्जाम में। तो हमने कहा था कि अब यहाँ से मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्रिमंडल से प्रश्न पूछे जाएंगे, और हमने वहां पर आपको यशोधरा राजे जी वाला प्रश्न करा दिया था। बहुत सारे मंत्रियों के नाम और उनके विभाग हमने बता दिए थे। आज देखिए वही प्रश्न आ गया है। अब आ गया है तो चलिए और भी मंत्रियों को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आगे बिल्कुल आने की संभावना है। सबसे पहले बात करते हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। जनसंपर्क विभाग इनके पास में है, सामान्य प्रशासन इनके पास में है, नर्मदा घाटी विकास विमानन विभाग भी इनके पास में है। और आगे देख लेते हैं, ठीक है। और ऐसे सभी विभाग जो किसी मंत्री को नहीं दिए गए हैं वो इनके पास में रहेंगे, ठीक है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, ये गृह मंत्री हैं हमारे, और यही वाला प्रश्न परसों एग्जाम में पूछा गया था, जहां पर हमने इन सारे मंत्रियों के बारे में आपको बताया गया था कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है। तब भी हमने आपको बताया था नरोत्तम मिश्रा जी हैं, और बाकी सब मंत्रियों के बारे में बता दिया था, ठीक है। इनके पास में जेल विभाग है, विधि और विधायी कार्य जो है वो इनके पास में है। बात करते हैं श्री गोपाल भार्गव, इनके पास में लोक निर्माण विभाग है, कुटीर एवं ग्राम उद्योग विभाग भी इन्हीं के पास में है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न आगे भी बनेगा। श्री तुलसी सिलावट जी, इनके पास में जल संसाधन है, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग है। आगे बढ़ते हैं, कुंवर विजय शाह जी, इनके पास में वन वन जो विभाग है वो कुंवर विजय शाह के पास में है। श्री जगदीश देवड़ा जी, इनके पास में वाणिज्य कर एवं योजना विभाग है, ठीक है। उसके बाद श्री बिसाहू लाल सिंह, इनके पास में खाद्य विभाग है, नागरिक आपूर्ति विभाग है। श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, इनके पास में खेल एवं युवा कल्याण विभाग है, ठीक है। श्री भूपेंद्र सिंह, इनके पास में नगरी एवं विकास आवास है। ये आपको याद करके जाने हैं। सुश्री मीना सिंह, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग इनके पास में है। श्री कमल पटेल, किसान कल्याण विभाग इनके पास में है। श्री गोविंद सिंह राजपूत, राजस्व विभाग इनके पास में है, ठीक है। और प्रभुराम चौधरी के पास में स्वास्थ्य विभाग है। हमने आपको बताया था, हमारा स्वास्थ्य प्रभु के भरोसे, ऐसे हमने आपको याद भी कराया था। मेरे भाई, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो लोग डेली देखते हैं कम से कम एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कर देंगे। और सोलंकी जी हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लगातार हमारे साथ में बने हुए होते हैं, ठीक है। तो वो लोग तो जरूर ही कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमको कैसे मिलती है? वहां पर दिया था उत्खनन से, कार्बन, और क्या नाम है, उसके पेड़ों के वलय से, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए थे। तो सही आंसर हो जाएगा उत्खनन से हमको सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिली थी। चलिए कुछ जानकारी आपको बता देते हैं, देखिए इस प्रश्न के बारे में। तो रेडियो कार्बन डेटिंग C14 जैसी विलक्षण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य जो तिथि है वो 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी जो है वो तय की गई है। इसको भी आपको याद करके जाना है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से आगे भी प्रश्न बनेगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की बात करें तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक कालिक जो है युग में रखा जा सकता है। चलिए, 2 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। हड़प्पा वाला आ चुका है और मोहनजोदड़ो वाला पूछा जाएगा। तो हड़प्पा की खोज पहले 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। ये आपको याद रखना है। इनमें से हड़प्पा वाला प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। और आपको बता दें, 15 मार्च से 31 मार्च तक के लिए साइंस का और आपके जीके की वीडियो ऑलरेडी हमने बना दी है। और आज सुबह हमने 1 अप्रैल से अब तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनकी वीडियो भी अपलोड कर दी है। ये दोनों वीडियो देख लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यहाँ से लगातार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। ये सारे प्रश्न हमने करा दिए हैं, ठीक है ना। तो वही प्रश्नों की एक साथ कंपाइल करके वीडियो बना दी है। आगे अगर आपका एग्जाम है तो वो वीडियो जरूर देख लेना। यहीं पर आपको इस वीडियो के लास्ट में, यहीं स्क्रीन पर आपको 1 अप्रैल वाली वीडियो और यहाँ पर आपको 15 मार्च से 31 मार्च तक वाली दोनों वीडियो मिल जाएंगी। दोनों आप देख लेना, 2x स्पीड में करके देख लेना, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी है, ठीक है। डबल स्पीड में करके देख लेना तो थोड़ा समय भी आपका बचेगा, ठीक है। और एक और प्रश्न आया था कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में जो बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल जो है वो बंदरगाह था। ये आपको याद रखना, गुजरात में है, ठीक है।
वर्तमान में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? टोटल पूछा गया था 101वें संविधान संशोधन तक 104वें संविधान संशोधन तक 448 थे, वर्तमान में 470 है। जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भागों में विभाजित की गई है। ये तीनों चीज़ याद रखना है क्योंकि आज अनुच्छेद पूछा है, कल अनुसूचियाँ पूछेगा और परसों भाग भी आपसे पूछ सकता है। तो 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 भाग हैं, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी हैं। कुछ और जानकारी दे देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो मूल रूप से 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भागों में 395 लेख और 8 अनुसूचियाँ थीं। यानी जब मूल रूप से अपनाया गया था तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? ये सारे प्रश्न जो हैं वो आपके एमपीएसआई वन रक्षक और एमपीपीएससी में भी काम आएँगे। वैसे आपको बता दें, एमपीपीएससी, एमपीएसआई के लिए हम क्लास सुबह चालू करने वाले हैं 25 तारीख से, जहाँ पर हम आपको डेली लगभग 60 से 70 प्रश्न कराएँगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं रहेगा। जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर और एमपीएसआई के लिए इंग्लिश को हम वहाँ पर कवर करेंगे, साइंस को भी कवर करेंगे, ठीक है? और शाम को हम चलाएँगे एमपी पुलिस और वन रक्षक के लिए, वहाँ पर भी लगभग एक दिन में 60 से 70 प्रश्नों को कराया करेंगे, जिसमें जो भी आपका इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है और जीके है, इनकी क्लास शुरू होगी 25 तारीख से, याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई शुल्क आपका नहीं लगने वाला है, ठीक है? अब यहाँ से कुछ आपके और अनुच्छेद पूछे जा सकते हैं। तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में दिया गया, ये भी पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 40 में गाँवों के विकास के बारे में बात की गई है और इसे गांधीवादी सिद्धांत में रखा गया है। ये प्रश्न आपके एमपी पटवारी में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 48 से ये प्रश्न शायद 27 तारीख के एग्जाम में आया था, पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है? तो ये तीनों आर्टिकल दोबारा पूछे जाएँगे, इनको ज़रूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है करंट अफेयर का, ये प्रश्न है अभी 2022 की शायद दिसंबर का ये प्रश्न है। बांग्लादेश में मेट्रो रेल सुविधा किस देश के सहयोग से स्थापित की जा रही है? सही आंसर इसका जापान हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ जानकारी। बांग्लादेश में पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया। जापान के सहयोग से मेट्रो प्रोजेक्ट पर बांग्लादेश सरकार काम कर रही है। बता दें कि उद्घाटन के दौरान जापानी राजदूत, अब ये सारी जानकारी उनकी दी है, वो आप देख लेना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। मुद्रा क्या है? वहाँ की करेंसी है टका और राजधानी क्या है? ढाका वहाँ की राजधानी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में एकमात्र हिल स्टेशन किस जिले में स्थित है? तो होशंगाबाद में यह हिल स्टेशन स्थित है। कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। होशंगाबाद जिले में स्थित पचमढ़ी 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ का तापमान सर्दियों में 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड तथा गर्मियों में अधिकतम 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यह मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, ये आपको याद रखना है। होशंगाबाद जिले में है, जिला ही आपसे पूछा गया था। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसकी ऊंचाई कितनी है। कई बार हम आपको करा चुके हैं। कमेंट बॉक्स में आज का क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा कि धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सरल प्रश्न है, देखते हैं कितनी तैयारी है आपकी। चलिए पचमढ़ी की बात करते हैं। तो पचमढ़ी के जंगल खासकर जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध हैं। इस स्थान की खोज, ये प्रश्न पूछा गया था एमपी पटवारी में, किसने की थी? तो कैप्टन जे फॉरसोथ ने 1862 में इसकी खोज की थी। स्टार मार्क कर लीजिए, आगे आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्या है, सुबह वाली वीडियो पे ना बहुत सारे लोगों ने आकर कमेंट की थी, 2-3 लोगों ने, यार इनके प्रश्न नहीं आ रहे हैं, कोई प्रश्न रिपीट नहीं हो रहा, ऐसे ही है। तो वो सारे लोग क्या होता है, इनका काम ही यही है, आज यहाँ कमेंट करेंगे, कल दूसरे चैनल पर कमेंट करेंगे, खुद का पेपर खराब हो जाता है, खुद पढ़ाई नहीं करते हैं और बाद में जो है जो जो दोषारोपण है वो चैनल के ऊपर करते हैं। तो उनकी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। आप जो लोग हमारा डेली देख रहे होंगे एग्जाम एनालिसिस, वो खुद बता सकते हैं कि कितने सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं। सोलंकी जी अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। साथ 20 को आपका एग्जाम है। बताइए ये प्रश्न आए हुए थे कि नहीं आए थे? इन प्रश्नों को हमने पहले आपको कराया था कि नहीं कराया था? कमेंट बॉक्स में आप खुद कमेंट कीजिएगा, ठीक है? चलिए, इसलिए कह रहे हैं वो दोनों वीडियो देख लेना, 15 मार्च से 31 वाली और 1 अप्रैल से अब तक वाली, ठीक है? बहुत मदद आपको मिल जाएगी। चलिए बता दिया 1862 में किया गया था। यहाँ पर शैल चित्र भी पाए जाते हैं इस गुफा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी इंदिरा गांधी जी की पुस्तक है? आज इंदिरा गांधी जी की पुस्तक के बारे में पूछा गया था। प्रश्न का सही आंसर है माई ट्रुथ। जो पुस्तक है वो इंदिरा गांधी जी की पुस्तक है। माई ट्रुथ इंदिरा गांधी जी के जीवन के अनछुए पहलुओं को दर्शाती है। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने लगातार 3 कार्यकाल 1966 से 77 और 1980 से चौथी अवधि तक सेवा की, जब तक कि 1984 में उनकी हत्या नहीं कर दी गई थी। यानी कि 1966 से 1984 तक लगातार वे प्रधानमंत्री थी, बीच में 1-2 साल के लिए हट भी गई थी, ठीक है? गरीबी हटाओ का नारा 1971 में इंदिरा गांधी जी ने ही दिया था, ठीक है? तो इंदिरा गांधी जी ने जो है गरीबी हटाओ ये नारा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। पहला रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया था? आइए आंसर देखते हैं। विनोबा भावे जी को पहला रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। विनोबा भावे प्रथम भारतीय थे जिन्हें पहली बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भूदान आंदोलन पूछा जा सकता है, क्योंकि आंदोलन संगठन संस्थापक से प्रश्न आ रहे हैं। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की निवासी हैं? तो झारखंड की ये निवासी हैं। नहीं, झारखंड की नहीं है, ये उड़ीसा की हैं। झारखंड की तो राज्यपाल थी, ठीक है? उड़ीसा की ये निवासी, ठीक है ना? उड़ीसा की। चलिए, डिस्क्रिप्शन में हमने कवर किया। देखिए, तो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं। देखिए, पूरी जानकारी इनके बारे में यहाँ पर कवर हो जाएगा, ठीक है? झारखंड की राज्यपाल हैं, लेकिन उड़ीसा की निवासी हैं। तो व्यक्तिगत जीवन की बात करते हैं तो द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदोपासी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। पहली आदिवासी ये राष्ट्रपति हैं भारत देश की, ठीक है? जन्म याद रखिएगा, उड़ीसा में हुआ था। प्रश्न का सही आंसर उड़ीसा होगा, ठीक है ना? याद रखिएगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। और बात करते हैं, एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो 2022 से भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। क्रम याद रखिए, 15वीं राष्ट्रपति हैं। वे मई 2015 से जुलाई 2021 तक झारखंड की 8वीं राज्यपाल थीं। झारखंड की कौन से क्रम की? 8वीं राज्यपाल थीं। वह 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली झारखंड की पहली राज्यपाल हैं। ये भी आपको याद रखना है। सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको बता दी। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किया है तो मेरे भाई विनम्र निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आपका कोई ऐसा भाई बंधु जो आगे वन रक्षक, जेल प्रहरी की तैयारी, पुलिस की तैयारी करना चाहता है, उसको ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में हम पूरी तैयारी आपकी करवाने वाले हैं। इंग्लिश का जो चैप्टर है, नरेशन हो गया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गया, पीक्यूआरएस हो गया, इनको डिटेल में पढ़ाएंगे बिल्कुल, क्योंकि तब अपने पास में समय रहेगा। आज हमने अभी जो वीडियो बनाई है एक्टिव पैसिव वॉइस की, केवल पटवारी को दृष्टिगत रखते हुए थोड़ी थोड़ी हमने बना दी है, ठीक है ना? ट्रिक वगैरह बता दी है। जब हम वनरक्षक और एमपीएसआई के लिए पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है? इनमें से किस तत्व की वजह से जो आपके सवाल है ना, सवाल डबल मात्रा लगा दीजिए, जो सवाल हैं वो हमेशा हरे रंग के दिखाई देते हैं। आज सुबह वाली जो एग्जाम एनालिसिस कराई है उसमें ये प्रश्न हमने कराया था, उसमें पौधों के बारे में पूछा था, यहाँ पर सवाल के बारे में पूछा है। तो क्लोरोफिल के बारे में हमने सुबह भी आपको पढ़ाया था। तो क्लोरोफिल जो है उसकी वजह से सवाल हरे रंग के दिखाई देते हैं। तो क्लोरोफिल के साथ साथ घास के हरे रंग के लिए ऑर्गेनल नाम का सेलुलर कंपोनेंट और सूरज की रोशनी से भोजन बनाने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस की भी अहम भूमिका रहती है। तो क्लोरोफिल की वजह से पेड़ पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं। सुबह वाले भी एग्जाम एनालिसिस जरूर देख लेना, वहां पर भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कराया है जो रिपीट हुए हैं, ठीक है? चलिए, सफेद फास्फोरस, अब तो आप मान ही सकते हो भाई, इसको तो कई बार कराया हमने। जब लाल फास्फोरस वाला प्रश्न आया था उसके साथ में ही हमने इसको डिस्क्रिप्शन में लिया था एक्स्ट्रा जानकारी में कि सफेद फास्फोरस को मेरे भाई पानी में रखा जाता है। आगे ये प्रश्न पूछा जाएगा और देखिए वेरीफाइड प्रश्न है, आज यह प्रश्न पूछा गया है। सफेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो सफेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, ठीक है? चलिए, अब जब सफेद फास्फोरस आया था, जब लाल आया था तो हमने सफेद के बारे में बताया था, आज सफेद आया तो हम लाल के बारे में बता देते हैं। सफेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि यह हवा में भयप्रद रूप से अभिक्रियाशील है और इसे चिमटे से पकड़ना चाहिए क्योंकि त्वचा के संपर्क में आने पर यह गंभीर रूप से जला सकता है, ठीक है? ये सफेद फास्फोरस की जानकारी होगी। आइए बताते हैं आपको लाल फास्फोरस। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो माचिस की तीली के ऊपर लाल फास्फोरस रखा रहता है। ये प्रश्न 2-3 बार रिपीट हुआ है। तब हम सफेद फास्फोरस की बात बताते थे, आज सफेद आया है तो आज इसके भाई जो है लाल फास्फोरस के बारे में हमने बता दिया, ठीक है? ये सारे प्रश्न रिपीटेड हैं। ये सारे प्रश्न हमने एक वीडियो में कंपाइल कर लिए हैं, 1 अप्रैल वाली में, आज सुबह हमने अपलोड की है, जा करके जरूर देखिएगा। पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार नहीं है? तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ये जिम्मेदार नहीं होता है। अब देख लेते हैं कौन सा जिम्मेदार है पौधों की वृद्धि के लिए, और इस ऑक्सीटोसिन अगर जिम्मेदार नहीं है तो ये किसके लिए जिम्मेदार है, ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, हमारा काम सिर्फ इतना नहीं कि आपको प्रश्न बताएं और आगे निकल जाएं। हमारा काम है प्रश्न बताएं, उसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी दें, उसके अलावा कौन सा प्रश्न उससे बन सकता है वो भी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो पादप हार्मोन की बात करते हैं तो देखिए, एब्सिक अम्ल पौधों की वृद्धि को रोकता है, ये रोकने वाला अम्ल हो गया, ठीक है? पौधों की वृद्धि कौन सा रोकता है? एब्सिसिक अम्ल जो है वो पौधों की वृद्धि को रोकता है। जबकि ऑक्सिन, जिब्रेलिन और देखिए ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया और साइटोकिनिन पौधे के विकास को बढ़ावा देते हैं। ये 3 हार्मोन जो हैं, ऑक्सीटोसिन नहीं है, याद रखिएगा, ऑक्सिन है। ऑक्सिन हार्मोन पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, ठीक है? जिब्रेलिन की बात करते हैं। देखिए, तो जिब्रेलिन हार्मोन पौधों के ऊपरी सिरों तथा भ्रूण में बनते हैं तथा पौधों के सभी भागों में वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं सर, ऑक्सीटोसिन अगर नहीं भाग लेता तो ऑक्सीटोसिन का क्या काम है? तो वो भी आपको बता देते हैं। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। प्रश्न आगे बनेगा, स्टार मार्क कर लीजिए, जैसे हमने सफेद फास्फोरस के लिए बोला था, इसके लिए भी आपको हम बता रहे हैं, ठीक है? चलिए देखिए, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ आ गया, ठीक है? इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। यौन प्रजनन, सामाजिक संबंध, शिशु के जन्म और उसके बाद महिलाओं में होने वाले मासिक धर्म में ऑक्सीटोसिन जो आपका हार्मोन है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। टेलीग्राम पर कहाँ इसकी पीडीएफ मिलेगी वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या प्रदर्शित करती है? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए,
तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसे तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। इसे जेड की जो इसका प्रतीक होता है प्रदर्शित किया जाता है और प्रत्येक तत्व को उसके विशेष चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। किसी आवेशित परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बराबर ही होती है। ये परमाणु क्रमांक के बारे में सारी जानकारी हो गई। चलिए, प्रश्न आया था अस्थमा किसकी वजह से होता है? ऑप्शन में था वायु की वजह से, मिट्टी की वजह से और भी 2-3 ध्वनि की वजह से। तो सही आंसर है वायु प्रदूषण की वजह से अस्थमा नामक रोग हो जाता है। चलिए पूरी जानकारी देखिए। तो श्वसन संबंधी बीमारियों जैसे संक्रामक जुखाम, फेफड़ों की सूजन का होना, बढ़ी हुई कार्यकल्प श्वसन को अधिक कठिन बना सकती है। दमा के रोगियों के लिए रासायनिक धुएं, मजबूत गंध, धुएं और इसी तरह के उत्तेजक पदार्थों के प्रति संवेदनशील होते हैं। मुश्किल मौसम की स्थिति में जैसे कि अगर कोई मान लो सर्दी गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो अस्थमा के जो मरीज होते हैं उनके लिए दिक्कत हो जाती है। वायु प्रदूषण मुख्य कारण है अस्थमा के मरीजों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊपर जाने पर आरबीसी की संख्या घटती है या बढ़ती है? प्रश्न था। सही आंसर है आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। इसके ऊपर एक कहानी आपको बता देते हैं, इससे आपको याद रहेगी। पहले इसके बारे में पूरी जानकारी देख लें। ऊंचाई पर कम हवा के कारण ऑक्सीजन की उपलब्धता काफ़ी कम होती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जिससे ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता होती है और यह मांसपेशियों, ऊतकों और अंगों में इसके परिवहन और वितरण में मदद करता है। इसलिए ऊंचाई पर लाल रक्त की कोशिकाओं की गिनती में वृद्धि होती है जो हार्मोन एरिथ्रोपाइटिन के कारण होता है। ठीक है, यानी लाल रक्त कोशिकाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। देखिए, आपको एक घटना बता दें। लगभग 1958 या फिर 1972 ऐसे किसी ओलंपिक की बात है। तो वहाँ पर क्या है कि एक खिलाड़ी का डोप टेस्ट किया गया ओलंपिक में पदक जीतने के बाद में। ठीक है ना? डोप टेस्ट जानते हैं? जब कोई आप कोई नशा तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा किया गया तो उसको वो जो है ना डोप टेस्ट में तो मतलब पास हो गया। लेकिन बाद में ये जानकारी मिली कि वो जो वो था धावक था, वो कोई मतलब साइकिल चलाने वाला था। साइकिल चलाने वाला इतनी जल्दी कैसे, इतनी स्पीड में कैसे साइकिल रेस पूरी कर सकता है? तो बाद में पता चला था कि वो धावक जो है वो ऊँचाई पर गया था, मतलब चट्टान पर चढ़ गया था। वहाँ पर जाकर के उसने दौड़ लगाई। फिर उस दौड़ लगाने के बाद में क्या हुआ, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हुई, लेकिन उसकी आरबीसी की संख्या जो है, वो आरबीसी की संख्या वहाँ पर बढ़ गई। ठीक है ना? वहाँ उसने अपने ब्लड को निकाल लिया, ठीक है? उसके बाद वो नीचे आ गया। जिस दिन उसकी रेस थी, उस दिन उसने उस ब्लड को चढ़ा लिया। क्यों? क्योंकि उसमें आरबीसी की संख्या ज़्यादा थी। अब आरबीसी की संख्या ज़्यादा थी तो उसको जो अधिक ताकत मिली, ठीक है ना? और ज़्यादा आरबीसी उसके शरीर में पहुँच गई, तो उसने उस रेस को बहुत कम समय में पूरा कर लिया। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हुआ? बाद में उसने अपनी ही पुस्तक में ये बात बताई थी कि ऐसे-ऐसे जो है हमने ये काम किया था, जिससे हमने उस रेस को इतनी जल्दी पूरा कर लिया था। यानी कि ऊँचाई पर जो है ऑक्सीजन कम हो जाता है और आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। सुबह भी यही प्रश्न आया था कि वायुमंडलीय दाब ऊँचाई पर जाने के साथ में क्या होता है? तो सुबह भी हमने इस प्रश्न को सॉल्व करा दिया था। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह और शाम दोनों आप एग्जाम ऐसे देखा कीजिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है। किस हार्मोन का संबंध हृदय गति से है? तो मेलाटोनिन नामक जो हार्मोन है उसका संबंध हृदय गति से होता है। चलिए कुछ जानकारी देखिए। मेलाटोनिन हार्मोन नींद जागने के चक्र में 24 घंटे की लय के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह त्वचा के वड़कता, मासिक धर्म और चयापचय में भी शामिल है। यह हमारे शरीर की हृदय गति को भी नियंत्रित करता है, मेलाटोनिन नामक हार्मोन। ठीक है? सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का सूत्र क्या होता है? तो ये सूत्र जो है वो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का सूत्र है, देख लीजिए। 32 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9 बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है? तो आप इस सूत्र का उपयोग करके फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित कर सकते हैं। एक और सूत्र होता है, ये दोनों आप देख लीजिएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो किसे प्रदर्शित करते हैं? तो न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को जो है न्यूक्लियॉन्स प्रदर्शित करते हैं। चलिए जानकारी आपको देते हैं। नाभिक परमाणु के मध्य स्थित धनात्मक वैद्युत आवेश युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र होता है। नाभिकीय कणों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इस कण को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है और दोनों का आंतरिक कोणीय संवेग भी स्पिन मतलब 1/2 एक दूसरे के होता है। ठीक है? तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी में आज यौगिक शब्द 3 से 4 पूछे गए थे, योग शब्द पूछे गए थे, तो ये सब पढ़ कर के जाइएगा, ये आ रहे हैं। ठीक है? 3 पर्यायवाची पूछे गए हैं। छंद, आज 2 प्रश्न छंद के आए थे। संधि और समास नहीं पूछा गया है। वाक्य क्रम में लगाने के लिए 2 से 3 प्रश्न पीक्यूआरएस वाले जैसे इंग्लिश में आ रहे हैं, वैसे हिंदी में भी आ रहे हैं। वाच्य पूछा गया था। शब्द जो युग्म होते हैं उनका जो है समानार्थी पूछा गया था। क्रिया विशेषण पूछा था और वर्तनी शुद्धि के 5 से 6 प्रश्न थे। ठीक है? बात करते हैं रीजनिंग की। तो सिटिंग जो है वो क्रम में बैठाने के लिए आया था। लीनियर जो है सिटिंग पूछी गई थी। ठीक है? ब्लड रिलेशन के 2 प्रश्न थे। डायरेक्शन के 2 प्रश्न। नेक्स्ट आकृति क्या होगी उसके 3 प्रश्न। छिपी आकृति के 4 प्रश्न। कोडिंग डिकोडिंग के 3, एनालॉजी के 3, अल्फाबेट के 1 से 2 और मिरर के 2 प्रश्न और लुप्त संख्या के भी 2 से 3 प्रश्न थे। बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में सीआईएसआई के सबसे ज़्यादा प्रश्न 5 से 6 प्रश्न सीआईएसआई के आए हुए हैं। सिंप्लीफिकेशन के 2 प्रश्न, डीआई के 2 प्रश्न, मीन मीडियन में से केवल मीन के प्रश्न आए थे, 2 प्रश्न मीन के आए थे। मिक्सचर के 2 प्रश्न आए थे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। ट्रिग्नोमेट्री से भी 1 प्रश्न आया था। प्रॉफिट लॉस से 3 से 4 प्रश्न देखने को मिले हैं। टाइम एंड वर्क के 5 से 6 प्रश्न थे और काफ़ी लेंथी प्रश्न थे, ये बताया गया है। मेरे जो भाई ने ये प्रश्न भेजे हैं। ठीक है? और घन के 2 प्रश्न थे। औसत के भी 2 प्रश्न आज पूछे गए थे। एडवांस काफ़ी कम आ रहा है।
घन से आज जरूर प्रश्न थे। परसेंटेज के 2 से 3 प्रश्न। बात कंप्यूटर की करते हैं। इनपुट आउटपुट के 2 प्रश्न आज पूछे गए थे। पावर पॉइंट में एक के बाद सभी स्लाइड देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे पूछा गया था। मनुष्य इनमें से किस से निर्देश जो है दे सकता है, कीबोर्ड से, माउस से, स्पीकर से। तो कीबोर्ड और माउस से आप जो है निर्देश देते हैं, यानी कि ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। स्पीकर को आप निर्देश नहीं दे सकते हैं। हाँ, अब वो अलग बात है कि आजकल ब्लूटूथ वाला स्पीकर आने लगा है और पता नहीं एलेक्सा वेलेक्सा वाला स्पीकर आने लगा है, ठीक है ना? तो उससे जो आप निर्देश दे सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो ऑप्शन में आप उसको स्पीकर ही ऑप्शन में टिक करेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कौन सा मैलवेयर यूजर के उद्देश्यों को नष्ट करता है? ऑप्शन में ट्रोजन हॉर्स, रैनसमवेयर दिए हुए थे। तो जो वायरस होते हैं, तो वो वायरस जो हैं वो जो यूजर का उद्देश्यों को नष्ट करते हैं। रैनसमवेयर क्या होता है? तो अपने जैसा एक प्रोग्राम जो है बना लेता है रैनसमवेयर, एक ऐप्स की तरह दिखाई देता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला था, एक बड़ी मशीन के साथ भारी मात्रा में टेक्स्ट को छापने के लिए किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? ये प्रश्न था। एमएस एक्सेल में एक कमेंट के अंदर एक कमांड के अंदर, ठीक, कमेंट नहीं है, एक कमांड के अंदर दूसरी कमांड को इंसर्ट करना क्या कहलाता है? ओएसआई मॉडल से 2 से 3 प्रश्न थे, ठीक है? तो कंप्यूटर इतना कठिन नहीं आ रहा, खाली भौकाल बना दिया है कठिन-कठिन प्रश्न करके, ठीक है? आज कोई भी कोडिंग जावा की नहीं पूछी गई थी। मैनेजमेंट की बात करें तो प्लानिंग के सिद्धांत आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं और बैंकिंग के भी 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं और सीआरआर, एसएलआर ये सब प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना? भाई 2-3 लोगों ने मुझे बताया कि सीआरआर, एसएलआर, जीडीपी, एनडीपी से प्रश्न आ रहे हैं, 4 से 5 प्रश्न, और इन दोनों के ऊपर हमने 2 वीडियो बना दी इकोनॉमिक्स की, उसको देख कर के जाइएगा। ये प्रबंधन वाले प्रश्न लोग छोड़ कर के आ रहे हैं, आप अगर देख कर के जाएँगे तो मेरे भाई कम से कम अगर 5 प्रश्न आ रहे हैं, तो 3 प्रश्न तो आप कर ही सकते हैं। 3 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग-लगभग आपके 3 नंबर कम से कम 1.5 से 2 लाख लोगों से आपको आगे निकाल सकते हैं। तो दोनों वीडियो देख कर के जाइए। इकोनॉमिक्स बाय सक्सेस जंक्शन सर्च करेंगे, तो वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। विपणन के 2 प्रश्न, नियोजन के 3 प्रश्न, लॉजिकल के भी 2 से 3 प्रश्न थे, ठीक है? बात करते हैं इंग्लिश की, तो पीक्यूआरएस के 6 से 7 प्रश्न पूछे गए हैं। पीक्यूआरएस की वीडियो हमने बना रखी है ट्रिक वाली, कैसे पेयर को आप एक-दूसरे को जोड़ना है और कैसे आपको सेंटेंस सॉल्व करना है, वो वीडियो सर्च कर लेना, पीक्यूआरएस बाय सक्सेस जंक्शन मिल जाएगी। एक्टिव वॉइस पैसिव वर्ड के 2 से 3 प्रश्न थे, ये इसकी भी 2 वीडियो बना चुके हैं हम। टेंस वाली, एक तो टेंस के आधार पर एक्टिव पैसिव और एक जो स्पेशल एक्टिव पैसिव होते हैं, ऑर्डर वाले, प्लीज़ वाले, रिक्वेस्ट वाले, इनकी 2 वीडियो बनी है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बाय सक्सेस जंक्शन सर्च करेंगे, आ जाएगी, देख कर के जाना, ट्रिक भी बताई है। नरेशन के 4 से 5 प्रश्न हैं, नरेशन की एक वीडियो हमने बना दी है। नरेशन बाय सक्सेस जंक्शन सर्च करेंगे, ट्रिक वाली वीडियो आ जाएगी, वहाँ से भी आप जो है जल्दी से जल्दी इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी-सी मतलब देखो जुकाम का दौर चल रहा है, ठीक है ना? मौसम चेंज हो रहा है, जुकाम का दौर चल रहा है, जुकाम तेज़ हो गई आज, लेकिन आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना? कोशिश करेंगे, आज जल्दी हमारी ये वीडियो बन जा रही है, तो रात को 9 बजे तक आपके लिए हम करंट अफ़ेयर नवंबर और दिसंबर की अपडेट कर देंगे, क्योंकि नवंबर-दिसंबर की करंट अफ़ेयर से बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है ना? तो अपनी करंट अफ़ेयर की 2 वीडियो हो जाएँगी, एक हमने जनवरी-फरवरी वाली अपडेट कर दी है और एक नवंबर-दिसंबर की कर देंगे, तो यहीं से करंट अफ़ेयर 4 से 5 महीने की पूछी जा रही है। आज तो भाई मार्च वाली भी पूछ ली थी सुबह, ठीक है ना? मोदी जी वाले किसान सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था, अभी मार्च की बात है, 17 मार्च की। अब बताइए, 15 मार्च से पेपर शुरू हुआ, 17 मार्च की करंट अफ़ेयर पूछ ली। कुछ कह नहीं सकते भाई, व्यापम बहुत तेज़ हो गया। करंट अफ़ेयर में विशेष ध्यान देना, करंट अफ़ेयर की स्पेशल क्लास हम चलाएँगे 25 तारीख से, ठीक है? चलिए, एंटोनिम के 3 प्रश्न थे, सिमिलर के 3 प्रश्न थे, करेक्शन के भी 1 से 2 प्रश्न और स्पेलिंग चेकिंग के 2 प्रश्न आए हुए थे, ठीक है? चलिए, ओवरऑल सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। मैथ रीजनिंग को मिलाकर के कुल 75 प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है? 75 प्लस प्रश्न। जीके और साइंस को मिलाकर के 45 प्रश्न आए हैं। कंप्यूटर के पूरे 23-24 प्रश्न आए हैं। मैनेजमेंट के 17 से 18 प्रश्न आए हैं। इंग्लिश के पूरे 25 प्रश्न आ रहे हैं और इंग्लिश के हमने टॉपिक बता दिए, वही 3-4 टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। उसको आराम से आप पढ़ कर के जाइएगा। तीनों टॉपिक पढ़ कर के जाएँगे तो लगभग-लगभग अगर 25 नंबर की आपकी इंग्लिश आ रही होगी, तो 15 से 16 नंबर वही टॉपिक आपके कवर कर देंगे। उन तीनों वीडियो को देख कर के जाना, ठीक है? हिंदी के पूरे 25 प्रश्न आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं वो हमने आपको बता दिया। चलिए, आज की कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ वही 135 रहने वाला है, क्योंकि पेपर इतना भी सरल नहीं है कि कट ऑफ ज़्यादा भागे। 135 प्लस जो है पटवारी के लिए कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है? बाकी बात करते हैं कि अगर आपको अपने प्रश्नों को सेंड करना है, जैसे आज हमारे पंकज भाई ने सेंड किया है, तो आप भी अपने प्रश्नों को 705254 7003 पर ज़रूर सेंड कीजिएगा। जैसे भी आपका एग्ज़ाम निकले, तुरंत बाहर निकलते ही जितनी जल्दी पंकज भाई ने भेजा है, उतनी जल्दी आप लोग भेज देंगे, तो जल्दी से ये आपकी एनालिसिस वाली वीडियो बन जाएगी। उसके बाद में जल्दी से हम दूसरा कोई टॉपिक कवर कर लिया करेंगे, ठीक है ना? तो ज़रूर भेजना आप लोग। बाकी आपको बता दें, अगर आपको हमसे कोई प्रश्न पूछना है, इस पे कॉल मत लगाना मेरे भाई, व्हाट्सएप करना केवल, ठीक है? क्योंकि कॉल उठेगा नहीं। आपको हमसे पर्सनली कोई प्रश्न पूछना है, कोई जानकारी लेनी है, तो ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी का कोड है, क्यूआर कोड है। चाहे आप इसको स्कैन करके हमें फॉलो कर लीजिए, चाहे इसको सर्च करके आप हमें फॉलो कर लीजिए। बुलेट वाली फोटो लगी होगी, बुलेट बुलेट के नीचे जो है ऐसे हम बैठे होंगे, यहाँ पर बुलेट होगी, ठीक है ना? वो उसको फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप कोई भी जानकारी हमसे ले सकते हैं। कब आपका एडमिट कार्ड आ रहा है, कब आपकी रिजल्ट आ रहा है, कब आबकारी का रिजल्ट आ रहा है, वो सब आप हमें वहाँ से पूछ सकते हैं। फॉलो करके मैसेज करेंगे तभी हमारे पास मैसेज आएगा, ठीक है? चलिए, बात कर लेते हैं टेलीग्राम की। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, सर्च करेंगे देखने को मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ सारी मिल जाएंगी, ठीक है? अभी हमने 4 पीडीएफ उसमें डाली हैं, अभी जस्ट ही 4 पीडीएफ हमने डाली हैं, जाकर के डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है? एक और चैनल इसी के अंदर है, सक्सेस जंक्शन लाइव,
उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। उस पर हम सारी किताबों की पीडीएफ डालते हैं। जैसे कि एसआई की कोई नई किताब आएगी उसको हम डाल देंगे। मैथ्स की वहाँ पर यादव सर वगैरह की मैथ्स की बहुत सारी किताबें डली हैं। इंग्लिश की बहुत सारी पूरी की पूरी किताब डली है। उसको ज्वाइन करके फ्री में किताबों को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना? वहाँ से किताबों को डाउनलोड करके अपनी तैयारी कीजिए। किताबों के लिए पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतनी सारी सुविधा हम मेरे भाई आपको दे रहे हैं फ्री में, कोई चार्ज नहीं है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने छोटे भाइयों तक पहुँचाना जो पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो वन रक्षक की तैयारी करना चाह रहे हैं। अपने बड़े भाइयों तक जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भी इसको भेजना। एमपीपीएससी वालों के लिए अलग से प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, एमपीपीएससी ना, तो उसमें सारी यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक सारे प्रश्न हमने सॉल्व कराए हैं। हर एक यूनिट के अलग-अलग लगभग 500 प्रश्न सॉल्व कराए हैं। तो मेरे भाई अपने एमपीपीएससी वालों के पास में ज़रूर सेंड करना। और आप भी अगर एमपीपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो वो प्लेलिस्ट एमपीपीएससी वाली जाकर के देख लेना, चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है? बाकी जल्द ही मिलते हैं सबसे पहले करंट अफेयर वाली वीडियो में, उसके बाद कल सुबह वाले एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।